बात करते हैं राकड़ मिट्टी की। ठीक है, तो राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय और पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी, ठीक है, भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मिलती है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? कुशीनगर में मिलेगी उत्तर प्रदेश। पड़वे मिट्टी के बारे में बात की जाए, जिस पड़वे मिट्टी का प्रयोग हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, जब किसी का बर्थडे यानी किसी का जन्म दिवस होता है तो उस पर 5 डेले रखे जाते हैं, वो होती है पड़वा मिट्टी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को डूह कहते हैं। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फास्फेट खनिज की कमी होती है। मृदा अपरदन से तात्पर्य जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। या आप सादिक शब्दों में समझ सकते हो कि मृदा का कट छटकर बहाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु अपरदन में वर्गीकृत किया गया है। प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जलीय अपरदन तथा पश्चिमी भाग वायु अपरदन से प्रभावित हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है कि बताइए प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग, पूरब का और दक्षिण भाग आप समझ सकते हो, जैसे कि ये रहा उत्तर प्रदेश और ये पूरब का और दक्षिण का भाग। ठीक है, जलीय अपरदन की वजह से, ठीक है, और जो पश्चिमी भाग है वो वायु अपरदन की वजह से प्रभावित रहते हैं। प्रदेश का इटावा जो है वो अवनालिका अपरदन से प्रभावित रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, तो वो इटावा है। यहीं पर लाइन सफारी भी है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी है, जिसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण है। किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीकों से होता है। अब मृदा और उसके स्थानीय नामों के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी जो मृदा है अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो नामों को देखेंगे। जैसे कि खादर मिट्टी हो गया, ठीक है, खादर हो गया, बांगर हो गया, ऊसर भूमि हो गया, रेत कल्लर हो गया, ठीक है, बलुई मिट्टी हो गया, ठीक है, और काली मृदा हो गई, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी हो गई। इन सब मिट्टियों के बारे में बात करेंगे तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में पहले से समझ लो, जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी को बोला जाता है। ठीक है, पुरानी मिट्टी। अब ये पुरानी मिट्टी है कहाँ से? तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये बांगर और खादर मिट्टी मिल जाएंगे। जो शुरुआत होगी ऊपर से लेकर, जैसे कि पश्चिम और उत्तर और पश्चिम से जो मिट्टी बहती है, ठीक है, तो जो बहती है जो लास्ट, जैसे मान के चलो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, जैसे कि ये ईस्ट एरिया है, ये वेस्ट एरिया है, ये नॉर्थ एरिया है, ठीक है, और ये साउथ एरिया है। ठीक है, तो जो जैसे कि हमको पता है कि मिट्टी सक्रिय होती जाती है, इस यह एरिया ज़्यादा चौड़ा है बजाय इस एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पर जब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी बहती है, तो ठीक है, तो बहती है, पहले जैसे मान के चलो यहाँ पर एक पहाड़ था, ठीक है, जिससे मिट्टी बहना शुरू हुई और मिट्टी बहते बहते यहाँ पहुँची। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी इस तरह होने लगी। ठीक है, जो मिट्टी वहाँ बैठ जाती है उसको बोलेंगे बांगर, ठीक है, उसको बोलेंगे बांगर मिट्टी, यानी कि ये पुरानी मिट्टी हो जाती है। और इस मिट्टी से भी जो मिट्टी बहती है बालू के छोटे छोटे कणों के रूप में और आगे बढ़ती है, उसको बोलेंगे खादर मिट्टी। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी पश्चिम और पूरब और पश्चिम साइड। ठीक है, अब खादर मिट्टी के बारे में बात करते हैं। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है और कछारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ मिट्टी है। ठीक, जबकि बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोले जाएगा। उपरहार मृदा, यानी कि ऊपर की तरफ है तो उपरहार मृदा, दोमट, मटियार या बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है। ऊसर भूमि में क्या होता है? वहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर लवड़ी तथा क्षारी होती है ऊसर भूमि। ठीक है, यहाँ रेत, बंजर और कलर के नाम से जाना जाता है ऊसर भूमि को। बलुई मिट्टी के बारे में बात की जाए तो ये ऊंचे टीलों की मिट्टी है, जिसको भूर मिट्टी कहा जाता है, बलुई मिट्टी को। काली मिट्टी के बारे में बात की जाए तो इसे रेगोर, फरेल या कपास मृदा बोला जाता है। यहाँ पर कपास खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये मुख्यतः कहाँ मिलेगी? ये मुख्यतः महाराष्ट्र में है, इसका राज्यों में तो महाराष्ट्र है, लेकिन ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी मिल जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में बात की जाए तो ये लाल मिट्टी, परवा या पड़वा मिट्टी बोलते हैं, माड़ या मार मिट्टी, राकर या राकड़ मिट्टी और भोंटा मृदा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के एरिया में मिलती है। कौन कौन सी मिट्टियाँ? लाल मृदा, परवा, माड़ और राकर और मृदा और भोंटा। ठीक है, देखो इन का नाम अपने अच्छे सुना है, ठीक है, लेकिन इसका नाम नहीं सुना है तो वो याद रखना। जो अजीब सी मिट्टियाँ हैं वो सब बुंदेलखंड क्षेत्र के से ही मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं एग्जाम कैप्सूल की दृष्टि से जो क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाते हैं। सुरहा ताल के बारे में बात की जाए, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है?
ठीक है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पर है, जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो ये बलिया जिले में स्थित है। बलिया कहाँ पे, बिहार, बिहार के पास है। ठीक है, बलिया बिहार को टच करता है। और जो बलिया में ही सुरहाताल एक अभयारण्य है, जिसमें साइबेरियन यानी कि जो बाहर के जो पक्षी हैं वो उड़कर उत्तर प्रदेश में निवास करने के लिए आते हैं और उनको ये प्रवासी पक्षी बोलते हैं। साइबेरियन सारस हो गया। ठीक है। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये 2012-13 में शुरू की गई थी। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट, ठीक है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन जीवन और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में स्टार्ट किया गया था। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन हिस्सों में पाई जाती है, तो ये मिर्जापुर और झांसी साइड मिलती है लाल मिट्टी। ठीक है, तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश किन हिस्सों में मिलती है, तो मिर्जापुर और झांसी में मिल जाएगी और ये बुंदेलखंड के एरिया में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुख्यतः मिर्जापुर झांसी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया गया था। अगर बुंदेलखंड लिखा होता तो बुंदेलखंड लिखते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, यानी कि जल की वजह से जो मिट्टी बहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और ज़्यादातर जो मिट्टियाँ हैं वो जल की वजह से ही मिली हैं। ठीक है, किस मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, तो काली या कपास मिट्टी जो बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में मिलती है। उत्तर प्रदेश भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, भांवर क्षेत्र। ठीक है, अब भांवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र आप समझ सकते हो, तो कंकरीली और पथरीली मिट्टियाँ भांवर क्षेत्र में मिल जाएंगी। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं, आगरा और अलीगढ़ में। लवण। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये, ठीक है, आपको ये फैक्ट बेसिस है तो आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन एवं वन्य जीव। ठीक है, देखो अब उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 14,817.89 कुल वनावरण क्षेत्र। और ठीक है, और ये लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 6.15% है। और वृक्षावरण लगभग 3.3 कुछ है, तो टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन और वृक्षावरण, ठीक है, तो टोटल लगभग 9% है उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर, ठीक है, और शामली, सोनभद्र, बलिया, ललितपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, ठीक है, उसका न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत। देखो जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे, सोनभद्र में, और यहीं पर 1% का प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें देखो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें देखो क्या क्या बातें कही गई हैं। जो अधिक घने वन, ठीक है, हैं 2626.61 क्षेत्र, मतलब 61 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 1.09 और मध्यम घने वाले 1.67, खुला वन वाले तो 3.39, कुल वन 6.15, झाड़ियाँ हैं 0.23। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या क्रमशः सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और इनमें परसेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, कितना है, 2436.75 वर्ग किलोमीटर वन है सोनभद्र में। लखीमपुर खीरी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पर 1272.56 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। वहीं मिर्ज़ापुर में 746.11 वर्ग किलोमीटर पाए जाएंगे। पीलीभीत में 685.73 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट में 631.69 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये याद रखना। ठीक है, पहला सोनभद्र आ जाएगा, ठीक है, और उससे कम, ठीक है, उससे कम, सॉरी इस तरह का चिन्ह बनेगा, ये टिक क्यों नहीं होता है,
चलो ठीक है, इसके इसी तरह याद रख लो, ये टिक नहीं हो रहा है। ठीक है, सोनभद्र बड़ा है लखीमपुर खीरी से। ठीक है, और खीरी बड़ा है, ठीक है, मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर बड़ा है पीलीभीत से। ठीक है, और पीलीभीत बड़ा है चित्रकूट से। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। तो सबसे बड़ा है जो वन क्षेत्र में देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद खीरी में है, उसका मिर्ज़ापुर में, उसका पीलीभीत में, उसका चित्रकूट में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में क्रमशः भदोही हो गया, जिसमें 3.71 वर्ग किलोमीटर है, और मऊ हो गया 11 किलोमीटर, मैनपुरी हो गया 3.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में बनावट के मामले में शीर्ष जिले क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती हैं। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों की संख्या भदोही हो गया, देवरिया और मैनपुरी। वनों के प्रकार देखो, वनों के 3 प्रकार है मुख्यतः: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियाँ। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो वनों के टाइप हैं, टोटल 3 टाइप हैं। उन तीनों टाइप में एक हो गया आर्द्र पर्णपाती, दूसरा होगा शुष्क पर्णपाती, तीसरा होगा कटीली झाड़ियाँ। अब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार देख लो। ठीक है, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जो ऊपर वाले एरिया में हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बीच वाले जो कि गंगा यमुना वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बोला जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, और उसके बाद जो बुंदेलखंड वाले एरिया को वहाँ पे बोला जाएगा कटीली झाड़ियाँ। और यहाँ पर अगर ताप की बात की जाए तो यहाँ पर निम्न, ठीक है, निम्न से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये निम्न वाला है और ये मध्यम वाला है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में तराई एवं भावर क्षेत्र बोला जाएगा और यही उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल हो गया, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस और बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा ये जो वृक्ष हैं किस उत्तर प्रदेश में किस साइड पाए जाएंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन या कटीली झाड़ियाँ, तो ये जो कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में साल के वृक्ष मिल जाएंगे, बेर के मिल जाएंगे, गूलर के मिल जाएंगे, पलाश के मिल जाएंगे, जो कि पलाश हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, महुआ के मिल जाएंगे, सेमल और आंवला के भी मिल जाएंगे, जामुन के मिल जाएंगे, बांस और बेंत आदि के वृक्ष पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्यम और पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। कहाँ? पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल और अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियाँ घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। झाड़ियाँ और घासें कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क पर्णपाती वनों में। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल और इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें अकेसिया, कंटीले लेगुमेस, यूफर्वियस, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउंझा और नीम के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के मध्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के मध्य मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो उत्तर प्रदेश का जो वन महोत्सव है, ठीक है, कब से लेकर कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव। आगे बात करते हैं। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ 1952 में हुआ था। वन महोत्सव का मूलाधार यानी सूक्त बात किताब वृक्ष का आधार जल है। जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में लाई गई थी। प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988 में और प्रदेश की वन निगम अधिनियम 1974 को आया था। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को आई थी। फिर से सुनो, प्रदेश की जो प्रथम वन नीति है कब से प्रारंभ हुई थी? 1952 से प्रारंभ हुई थी और द्वितीय 1988 से। अब ठीक है, ये दोनों नीतियाँ थी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 आया और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को आया।
ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, जिससे कि आपको एक ही बारे में दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पर है, यानी वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस है। वन महोत्सव का आरंभ बात की जाए तो जुलाई 1952 में वन महोत्सव का आरंभ किया गया था, और कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसे बोलते हैं वन सप्ताह। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो सहारनपुर, ठीक है, यहाँ पर तो तराई भामर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये गंगा के दोआब क्षेत्र, ये बुंदेलखंड वाला एरिया, दक्षिण का पठार, ठीक है, यहाँ पर जो सहारनपुर है वो है कागज का प्रमुख केंद्र। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित हुआ था बेलहत्ती ग्राम, जो कि सोनभद्र का। अब सोनभद्र आपको पता ही है, मध्य प्रदेश को टच करता है, उसके बाद ठीक है और भी जगह सीएम बनाता है, और ये उत्तर दक्षिण का भाग है सोनभद्र। सोनभद्र में ही बेलहत्ती ग्राम है, उसको प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वनों की संख्या भी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 नोडल एजेंसी वन निगम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में बात की जाए तो वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। सामाजिक वानिकी योजना 1979 में आई थी। सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी, 1979 में। फसलोत्पादन में वृद्धि, यानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि की गई, ठीक है। 1979 में जब सामाजिक वानिकी योजना चलाई गई तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि फसलों के उत्पादन करना और वन लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, ठीक है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, ठीक है, जो नहरों की खुदाई करना और हर नहर के आसपास पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, रेलवे ट्रैक के और सड़कों के आसपास पौधे लगाना। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो 2005-06 में आया था ये सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। एक होता है सघन, दूसरा होता है बिरल। बिरल मीन्स होता है अलग दूर दूर, और सघन मीन्स होता है पास पर। यानी जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था जिसमें से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम था, यानी कि वृक्षों को पास पास लगाना, तो प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ हुआ था। बाद में 2008 में 48 जिलों में इसका विस्तार किया गया। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंदर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आया था 1 जुलाई 2001 को। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना के बारे में बात की जाए तो सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना 2008 से 9 के मध्य आई गई थी, ठीक है। तराई, विंध्य एवं बुंदेलखंड के 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण लगाया गया था। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में आया था। वृक्षारोपण एवं वन जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देना इसका लक्ष्य था। वृक्ष बंधु पुरस्कार। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात की जाए तो ये 2007-08 में आया था, वन क्षेत्र का विस्तार करना, और एक ऑपरेशन ग्रीन पहले भी आया है, ठीक है। ये दोनों ही एक ही हैं, बस अलग अलग टाइम पर, ठीक है। दोनों का ही लक्ष्य था वन क्षेत्र का विस्तार करना और वृक्ष लगाना। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015 को आया था। इसमें भी वृक्षारोपण का बात कही गई थी। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी आपसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में ये 2015 ज़्यादा लेट नहीं है, ठीक है। और ये यूपी गवर्नमेंट जो, ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बनाया था, ठीक है। तो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, तो 7 नवंबर 2015 को ये लाया गया, ये योजना चलाई गई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षारोपण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना था। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं और 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और 4 टाइगर रिजर्व हैं दुधवा के सहित, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं, तो 11 वन्य जीव विहार हैं। कितने पक्षी विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं। और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं दुधवा को साथ में मिला के। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाग बहुसी पक्षी विहार है, और सबसे छोटा सेखा झील है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। यानी कि जो एरिया की दृष्टि से बात की जाए तो लाग बहुसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा कौन है, सेखा झील, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पुराना पक्षी विहार है, और इसका नाम बदल के 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। अब आपको नवाबगंज पक्षी विहार नाम मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नाम दिया जा सकता है, तो घबराइएगा नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। चंदौली में इसका जो नाम है वो चंदौली के नाम से ही पड़ा, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अब कुछ चीज़ें सोच लो, कंपेरिजन करते हैं, कन्फ्यूज ना हो इसलिए। देखो, प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार, ये जो भी है ना, ये सब पक्षी विहार हैं। नवाबगंज पक्षी विहार हो गया, ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार हो गया, सेका झील पक्षी विहार हो गया, ये सभी पक्षी विहार हैं जो कि सबसे पुराने, सबसे और क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े, ठीक है। अब बात करते हैं वन्यजीव, पक्षी विहार और वन्यजीव। यहाँ पर देख लो, वन्य जीव VS पक्षी विहार। देखो, जो पक्षी विहार हैं वो कहाँ कहाँ, एक तो लाख बहोसी, कन्नौज वाला, तिरवा वाला, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कौन सा, नवाबगंज, ठीक है, उसका सेखा झील, सेखा। वन्यजीव के बारे में बात की जाए तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 1957 में आया था, और प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपको पता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, और वहीं पर ये राष्ट्रीय उद्यान भी फैला हुआ है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 1987 से 88 में से बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया, और बाघ परियोजना में शामिल करने के साथ साथ और भी जो बिहार वन्यजीव विहार थे उनको भी इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ठीक है, इसे दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में इसका नाम बदल के दुधवा टाइगर रिजर्व कर दिया गया, और इस बाघ अभयारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले तक फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में बात की जाए तो रानीपुर वन्यजीव विहार प्रदेश सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में प्रदेश में 4 वन्यजीव विहार हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन के बारे में बात की जाएगी। राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती हैं। इसका स्थानीय नाम सूस या सुइस है। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 1275 है, ठीक है। प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक गिरिपथ वनों, चिंकारा बिंद के जंगलों तथा गेंडा तराई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, तराई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं, विंध्याचल के पर्वतों में पाए जाएंगे, ठीक है। हाथी कहाँ पाए जाएंगे, हाथी तराई और शिवालिक गिरिपथों वाले जंगलों में पाए जाएंगे। अमनगढ़ के बारे में बात कीजिए तो अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्रों को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है अमनगढ़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बना है कि अमन बताइए, अमनगढ़ जो है, जो, ठीक है, वो आरक्षित क्षेत्र है या नहीं है बाघ अभयारण्य के लिए। तो हाँ, अमनगढ़ आरक्षित क्षेत्र है बाघ अभयारण्य के लिए, बस्ती नहीं है। लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन, लखनऊ के स्थित एक कुकरेल वन है लखनऊ में, लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है लखनऊ में कुकरेल वन में। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको संरक्षित करने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर, मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में है। अब बात करते हैं वन्यजीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है चंबल, और यहाँ पर चंबल, ठीक है, चंबल जंगल भी है, चंबल नदी भी है। उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चंबल वाला तो मगर और घड़ियाल प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र भी है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र लखनऊ के कुकरेल में एवं करतनिया घाट बहराइच में है। घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण का उद्देश्य इसका नाइट सफारी पार्क इटावा में, और बब्बर शेर एवं लाइन सफारी प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है, नाइट सफारी पार्क में। उत्तर प्रदेश पक्षी विहार के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है, इस तरह से मैप के आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शुरुआत इसको हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। उत्तर प्रदेश के एरिया को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लगभग इसको हम चौड़ा रखते हैं, तो चौड़ा तो वैसे भी है ही,
ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये वाला भावर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये गंगा का दोआब क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं गंगा यमुना, यमुना। ठीक है, और ये भावर तराई वाला, भावर तराई। ठीक है, और ये वाला दक्षिण, दक्षिण पठार, और ये बुंदेलखंड वाला एरिया, बुंदेलखंड बघेलखंड यही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब इनको हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सेखा झील हो गया। ठीक है, पहले तो हम इस एरिया को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कोई है या नहीं है, इन सब चीज़ों में बात करते हैं। ठीक है, गोंडा, गोंडा में पार्वती अरगा पश्चिम वन्यजीव विहार। गोंडा में क्या नाम है? पार्वती अरगा पश्चिम वन्यजीव विहार। ठीक है, उसके बाद संत कबीर नगर, यहाँ पर संत कबीर नगर है, और यहाँ पर बखीरा पश्चिम वन्यजीव विहार है। ठीक है, बलिया में बात करें तो जयप्रकाश नारायण या सुरहताल पश्चिम वन्यजीव विहार है। आपको कहीं किसी जगह सुरहताल नाम दिया जाएगा, तो कहीं जगह जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो हो गया ना, जिसकी बलिया जो कि यहाँ पर बिहार, तो बलिया में जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार या सुरहताल पश्चिम विहार है। जबकि संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम विहार, और गोंडा में पार्वती अरगा पश्चिम विहार। ठीक है, तो इस तरह से है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ठीक है ओखला पश्चिम विहार है। देखो ये है अरगा पश्चिम विहार, पार्वती अरगा पश्चिम विहार। ठीक है, और ये है ओखला पश्चिम विहार। दो टाइप के हैं, अरगा और ओखला। ठीक है, अलीगढ़ के बारे में बात की जाए तो सेखा झील पश्चिम वन्यजीव विहार है, सेखा झील। एटा में पटना पश्चिम वन्यजीव विहार जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, एटा में जो पश्चिम विहार है ये सबसे जो जितने भी पश्चिम विहार है उन सब में सबसे छोटा है एटा वाला, और इसका नाम क्या है? पटना पश्चिम वन्यजीव विहार। ठीक है, मैनपुरी में समान पश्चिम विहार है, कन्नौज में लाख बहोसी पश्चिम विहार है, हरदोई में सांडी पश्चिम विहार है। देखो सांडी वाला आता है, लाख बहोसी वाला आता है, कई बार समान पश्चिम विहार भी कई जगह पूछा गया है। सेखा झील के बारे में भी पूछा गया है, सेखा झील पश्चिम विहार ये अलीगढ़ का है। ठीक है, उन्नाव का चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार है, नाम चेंज कर दिया गया 2015 में। ठीक है, उससे पहले नवाबगंज पश्चिम विहार भी बोला जाता था। हो सकता है आपको नवाबगंज पश्चिम विहार या ठीक है दोनों ही चीज़ें नाम याद रख लेना। रायबरेली में है समसपुर पश्चिम वन्यजीव विहार। ठीक है, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीम अम्बेडकर पश्चिम वन्यजीव विहार है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर पश्चिम वन्यजीव विहार। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ही है। महोबा के बारे में बात की जाए तो महोबा में विजय सागर पश्चिम वन्यजीव विहार। आगरा हो गया, इटावा हो गया, यहाँ पर सूर सरोवर पश्चिम वन्यजीव विहार है। ठीक है, सूर सरोवर पश्चिम वन्यजीव विहार है, कहाँ? इटावा और आगरा में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैप के माध्यम से भी आपने देख लिया है। तो टोटल कितने पश्चिम वन्यजीव विहार है? तो टोटल 14 है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम विहारों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम विहारों की संख्या 14 है। आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देख लो, नाम भी दिए गए दोबारा से। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज का है। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1984 में, उन्नाव जिले में हुई थी, जनपद उन्नाव था, और इसकी जो क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक है, इसकी लंबाई है 7.99। ठीक है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज का है, जो कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, कन्नौज वाला 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है, ओखला पश्चिम बिहार और अरगा पश्चिम बिहार। ठीक है,
अरगा कहाँ पे है? पार्वती अरगा। ओगरा ओखला पश्चिम बिहार और आगरा पार्वती अरगा पश्चिम बिहार, दोनों ही नाम अलग अलग है। तो जो ओखला पश्चिम बिहार है वो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की तरफ है, जबकि पार्वती अरगा पश्चिम बिहार वो की गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? एटा में। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार के बारे में बात कीजिए तो ये आगरा और इटावा साइड है। सुरहताल जो कि बलिया में है, बिहार की साइड। और डॉक्टर भीमराव पश्चिम अम्बेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। और शेखा झील पश्चिम बिहार कहाँ पे? अलीगढ़ में। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? तो कन्नौज वाला पश्चिम बिहार सबसे बड़ा है, जिसका जिसका क्षेत्रफल है 80.24 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार है, जिसकी लंबाई है 1.09 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे पुराना पश्चिम बिहार कौन सा है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज वाला जो, ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है जो सबसे पुराना पश्चिम बिहार है। ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और उससे पटना से भी छोटा अलीगढ़ वाला है पश्चिम बिहार, शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ वाला 0.25। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहारों के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है। अभी हमने पश्चिम बिहार देख लिया, अब हम वन्यजीव बिहार देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव बिहारों की कुल संख्या 11 है। ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही काटते हैं। ठीक है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में लगभग पश्चिम बिहारों की संख्या ना के बराबर है, 9 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ है? एक तो भाबर तराई क्षेत्र में कहाँ कहाँ देखो, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ में हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार जो कि सबसे बड़ा है, टॉप पर। ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। कहाँ कहाँ फैला है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ में फैला हुआ है। आपसे पूछा जाता है बताइए कि हस्तिनापुर पश्चिम बिहार किन किन जिलों में फैला हुआ है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक अलग होगा, तो इन 4 ऑप्शन को याद रख लेना। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है। अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में ज़्यादातर दंगे होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल मुजफ्फरनगर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है दंगों के मामलों में। ठीक है। उसके बाद लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जिला। और यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव बिहार है। कतनिया घाट बहराइच में। और श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा ये तुनई सोहेलवा पश्चिम वन्यजीव बिहार है। ठीक है। और गोंडा में अगर पश्चिम बिहार के बारे में बात की जाए तो पार्वती अरगा पश्चिम बिहार है। जबकि वन्यजीव बिहार श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा तीनों जगह है। सोहेलवा वन्यजीव पश्चिम बिहार, सॉरी वन्यजीव बिहार पश्चिम बिहार नहीं। सुहागी बरवा पश्चिम बिहार है महाराजगंज में। सुहागी बरवा पश्चिम वन्यजीव बिहार, सॉरी बार बार पश्चिम बिहार निकल आ रहा है। तो सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार है महाराजगंज में। ये भी आपसे पूछा जाता बताइए कि इनमें से जो कौन सा है जो नेपाल से नहीं लगता है? तो महाराजगंज भी लगता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। गोंडा नहीं लगता है, श्रावस्ती भी नहीं लगेगा, सॉरी श्रावस्ती भी लगता है। ठीक है। अब जो देखो जो नॉर्थ एरिया में वाराणसी हो गया, वाराणसी, चंदौली। ठीक है। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव बिहार है। मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा वन्यजीव बिहार है? तो कैमूर वन्यजीव बिहार, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों ही मध्य प्रदेश से टच होते हैं। बांदा में रानीपुर वन्यजीव बिहार है। ठीक है। ललितपुर के बारे में बात की जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार है ललितपुर में। और आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार है, राष्ट्रीय चंबल में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार के बारे में बात की जाए, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार और इटावा आगरा जनपद में। ठीक है। और क्षेत्रफल था 635.00 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। करतनिया घाट वन्यजीव बिहार है बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव बिहार है बांदा और चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार कहाँ है? ललितपुर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव बिहार लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव बिहार मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद में तक फैला हुआ। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 2073 वर्ग किलोमीटर। सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार महाराजगंज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद नहीं होता, बार बार आप याद करते हो। सोहेलवा वन्यजीव बिहार गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में। कछुआ वन्यजीव बिहार वाराणसी में है। ठीक है।
तो वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है, सोहेलवा वन्यजीव विहार कोंडा बलरामपुर और श्रावस्ती में, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान के बारे में बात की जाए तो प्राणी उद्यान कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ये वहाँ पे अशफाक उल्ला खां गोरखपुर से बिलोंग करते थे, जिनको जो शहीद हुए थे, जिनको फांसी सजा दी गई थी। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है, उनके ही नाम पर पड़ा है इसका नाम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। ठीक है, जब ये बनेगा तो ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। ठीक है, थर्ड वाला राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया है तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी का, 1977 में इसको बनाया गया था। ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया है तो दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, 1987-88 में ये बना था, जिसमें से तीन टाइगर रिजर्व को और भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहराइच तक फैल गया था, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2201.77 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में बनाया गया था, जो कि 730 किलोमीटर है, 730 वर्ग किलोमीटर है। जबकि रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, 2022-23 में इसे बनाया गया था 529.36 वर्ग किलोमीटर का। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बफर क्षेत्र में आता है, और ये तीनों ही टाइगर रिजर्व में 2012-13 में 80.6 वर्ग किलोमीटर में। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, ये नाम आपको भूलने नहीं है। ठीक है, अब हाथी रिजर्व के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व 2009 में शुरुआत हुई थी, और 744 वर्ग किलोमीटर तक इसका उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व बनाया गया था। और तराई हाथी रिजर्व यानी कि ऊपर वाले एरिया में, जहाँ पे कंकड़ीली है, 2022 में 3049 वर्ग किलोमीटर तक फैला गया था तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, 3 फरवरी 1975 में। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1855 में किया गया था। अब थोड़े बात करते हैं जो री एग्जाम्स में आ चुके हैं उनके बारे में विशेष ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9%, जिसमें आपको बताएगा 6 और एक जगह 6 बरच्छा बनावरण और 3 बरच्छावरण, दोनों को मिला के, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में वनों और वृक्षों का घेराव है लगभग 9%। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसे 3 करतनिया घाट ये सब मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है पलाश। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए? घड़ियाल के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल लुप्तप्राय प्रजाति के लिए बनाया गया है, घर है। उत्तर प्रदेश के लाइन सफारी में बब्बर शेर मिलता है, जो कि इटावा साइड है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? पीलीभीत हो गया, ठीक है, और उसके बाद अमनगढ़ भी है, जो कि बफर क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, और दुधवा है। ठीक है, और एक कौन सा हो गया? पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा, और ठीक है एक छूटा है रानीपुर। ठीक है, रानीपुर। ठीक है, तो ये टोटल 4 उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तेंदुआ के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर है। अगर पक्षी के बारे में बात की जाए तो अलग हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और जबकि जो नवाबगंज का पक्षी विहार जो सबसे पुराना पक्षी विहार है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा कौन सा? लागबोसी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। नवगढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव में। सूर सरोवर, बात करिए सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात की, जिसमें कीथम झील किसकी प्राकृतिक आवास है? सांस्कृतिक एवं चित्तीदार गिद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग में फैला है? तो 490 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघ अभ्यारण्य
बागों के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में दुधवा हो गया, अमनगढ़ हो गया, पीलीभीत हो गया और रानीपुर भी हो गया। टोटल 4 है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पटना वन्य जीव अभ्यारण्य एटा का है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन कहाँ पे है? तो सुसु, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सुसु या सुसुइया। ठीक है। और पटना यानी वन्य जीव जो एटा से भी है, शेखापुर झील, ठीक है, वो इससे भी छोटा है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब वो अलग बात है, इस ऑप्शन में ये शेखापुर झील आया नहीं था, इसलिए पटना लगाना पड़ा। किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए दलदल हिरण के लिए, यानी कि जो हस्तिनापुर में हिरण फेमस है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य 1900 करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, बाद में इसे दुधवा में मिला लिया गया था। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के स्तर में है? महोबा में। उत्तर प्रदेश अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? तो कार्बेट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र, मोरों के संरक्षण के लिए मथुरा फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेश्वर नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्धों के संरक्षण के लिए महाराजगंज फेमस है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया गया था अलीगढ़ में, शेखापुर झील। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र वनाच्छादन पर बच्छादन मात्र है 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह बनाया गया था 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जनपद उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी इटावा में, और सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है सोनभद्र। ठीक है। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है बलिया में। कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो समस्तपुर पश्चिम बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ पर है? रायबरेली में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा मृगवन। ठीक है। भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ था? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ बफर जोन बोला जाता है इसको। ये बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं आद्र भूमियों के बारे में बात करेंगे हम, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। उत्तर प्रदेश नदियाँ, झीलें एवं आद्र भूमियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है।